online class. Today I am going to start a new chapter from history, and the name of the chapter is New Kings and Kingdoms. As we know that we are studying about the medieval period of Indian subcontinent, that we learned from the previous chapter about that, and we got some basic ideas about the medieval period. So in the medieval period, so many kings emerged, mainly in between the 7th to 12th century. So students, look at the map. The map shows the different dynasties emerged in the parts of our Indian subcontinent. Look at that. In the middle, that is Gurzana and Pratihara, mainly in the Rajasthan to MP and the middle part of India. Okay. In the east, that was Palas, and in the south, that was Rashtrakutas. Look at that, from the Karnataka to the southern part. And the other dynasties were the Chalukyas and the Chamans. Chamans means later it was called as a Chauhans. So through that we came to know about an idea that there were so many ruling dynasties developed in our Indian subcontinents. And in that lesson we will study about these new kings and their kingdoms, about their administrations and other things. So what we are going to study in this chapter? First, the emergence of new dynasty. ठीक है बच्चों, किस प्रकार से न्यू डायनासिटी का emerge हुआ था? The second is how administration was carried out in kingdoms. वहाँ का शासन व्यवस्था कैसी थी? And third, प्रशस्तिस and land grants and warfare for wealth and study of cholas. ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगी, और फर्स्ट पार्ट में मैं emergence of new cities, new dynasties, how administration was carried out in the kingdoms, इन सब के बारे में आपको समझाऊंगी. So the start with the topic, the emergence of new dynasty. भारत के विभिन्न भागों में किस तरह से नए जो है डायनासिटीज जो है इमर्ज होकर आए थे और वो कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में पढ़ेंगे. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनासिटीज. ये न्यू डायनासिटीज में जो था, मैंने पहले भी कहा, देयर वर सो मेनी किंग्स, ओके, रूलिंग ओवर आवर डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्टिनेंट, ओके, एंड दे वर कॉल्ड एज ए किंग्स. बहुत सारे जो है राजा महाराजाओं का शासन हमारे भारत देश में चलता था, लेकिन ये जो किंग्स थे, द किंग्स जो है अपने जो एरियाज को है कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से बांटे हुए थे और उसके कंट्रोल में थे. दे वर कॉल्ड एज ए लैंडलॉर्ड्स और ए वॉरियर चीफ. दे वर एक्नॉलेज्ड एज द सबऑर्डिनेट्स टू किंग नोन एज समंतास. ये जो थे, ये जो वॉरियर या लैंडलॉर्ड्स थे, ये मेनली जो है एक किंग्स के अंडर में काम करते थे और वो उनके सबऑर्डिनेट होते थे और उन्हें कहा जाता था समंतास. क्या कहा जाता था उन्हें? समंतास कहा जाता है. एंड व्हाट वेर मेनली दे डिड इट, बट दे गेव गिफ्ट एंड अदर थिंग्स टू द ऑलवेज गिवन टू द किंग्स. हमेशा जो है वो उनको गिफ्ट दिया करते थे, जो भी उन्हें उस एरिया से प्राप्त होता था वो उन राजा महाराजों को खुश रखने के लिए दिया जाता था. एंड प्रोवाइड द आर्मी एंड द सोल्जर्स फॉर द वॉर पर्पस टू द किंग्स. वो हमेशा क्या करते थे, अपने यहाँ से जो है सोल्जर्स को और आर्मी प्रोवाइड करते थे जब भी कभी युद्ध होता था. बट समटाइम्स दीज समंतास were become more पावरफुल एंड वेल्दी. कभी कभी क्या होता था, ये समंतास जो होते थे वो बहुत पावरफुल हो जाते थे और वे जो है वेल्दी भी हो जाते थे, और पैसे वाले भी हो जाते थे. अब उन लोग जब पावर आ जाता है तो उनके अंदर में क्या आ जाता है, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस किंग्स. वो अपने आप को क्या समझते थे, अपने आप को इनसे अलग कर दिए जाते थे, एंड कॉल्ड एज ए महासमंता और महामंडलेश्वरा. वे अपने आप को महासमंता कहने लग जाते थे और महामंडलेश्वरा या महामंडलेश्वरा कहते थे. फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रकूटास. इनिशियली दे वर अंडर द चालुक्यास. राष्ट्रकूटास जो है मेनली दे वर फ्रॉम कर्नाटका. इन कर्नाटका में जो है राष्ट्रकूटास का उदय कैसे हुआ?
मेनली दे वर अंडर द चालुक्यास। वो पहले किसके अंडर में थे? चालुक्यास के अंडर में थे, जो सदर्न के जो है मेजर एक डायनासिटी था, इनके अंडर में थे। बट वन ऑफ द मेजर चीफ कॉल्ड दंती दुर्गा, उनका नाम था दंती दुर्गा। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चालुक्यास। उसने अपने आप को चालुक्य से अलग कर दिया बाय परफॉर्मिंग ए रिचुअल, एक धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा, विच इज कॉल्ड एज ए हिरण्यगर्भा। उसका जो है द गोल्डन गोप, मतलब जो है स्वर्ण रूपी जो है गर्भ के रूप में, और ये इसमें परफॉर्म किया जाता था। इट इज परफॉर्म्ड, दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड बाय ए नॉन क्षत्रियास टू बिकम ए क्षत्रिय। मतलब जब भी कोई नॉन क्षत्रिय होता था, जैसे अदर कास्ट के लोग होते थे, वो अपने आप को क्षत्रिय बनाने से पहले क्या करता था, इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता था, और इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद वे अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर लेते थे। जैसे हम जानते हैं क्षत्रिय मतलब जो होता है वो जो शासन व्यवस्था को संभालता है, राजा महाराजा जो है क्षत्रिय के अंतर्गत आते हैं। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम में डेवलप हुआ था, और ये 4 कास्ट सिस्टम में जो है क्षत्रिय जो है राजा महाराजा आते थे। तो वे अपने आप को, ये जो दूसरे धर्म दूसरे कास्ट के होते थे, इस तरह के जो है रिचुअल्स या धार्मिक अनुष्ठान करके अपने आप को जो क्षत्रिय घोषित करते थे। द सेम वे दंती दुर्गा, ही आल्सो परफॉर्म्ड दैट रिचुअल एंड ही बिकेम ए क्षत्रिय एंड ही एस्टैब्लिश्ड द राष्ट्रकूट। ओके, ये जो रिचुअल्स जो करते थे, धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे, वे मेनली विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के मदद से जो है ये धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और मानते थे कि उनका ये रीबर्थ हुआ है किंग्स के रूप में। तो क्या ये इतना बहुत ज़रूरी था इस प्रकार का रिचुअल्स करना? ये लेकिन कुछ किंगडम्स में ये बताया गया कि जब वे चेंज होते तो ये रिचुअल्स नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैन फ्रॉम द एंटरप्राइजिंग फैमिली वैश्या हु ऑल्सो बिकेम रूलर्स एस्टैब्लिश देयर किंगडम। ऐसे वैश्य जो कास्ट के थे, बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो वैश्य कास्ट के थे, लेकिन बाद में वे क्षत्रिय हुए, लेकिन विदाउट ये धार्मिक अनुष्ठान किए हुए। तो इस तरह जो है बिटवीन द 7th to the 12th सेंचुरी जो है न्यू किंगडम्स का एमर्जेंस हुआ, न्यू किंग्स, और कई तरीके उनमें जो है बदलाव आया कि क्षत्रिय जो है शासन व्यवस्था करते थे, राज्य को चलाते थे, लेकिन कुछ जो दूसरे कास्ट के भी थे वे अपने आप को क्षत्रिय मानकर जो है राजा जो है राज्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो मेनली ये किंग्स के अंडर में जो समंतास होते थे, ये इनके द्वारा ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे, और फिर से वे अपना अलग से राज्य बन जाते थे जो इनसे अधिक शक्तिशाली हो जाता था। इस प्रकार से ड्यूरिंग दैट पीरियड ए लॉट ऑफ किंगडम्स emerged in our Indian subcontinents. एंड अदर एग्जाम्पल्स विदाउट जो रिचुअल का जो राजा बना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कदम्बा मयूरेश्वरमन एंड गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्रन वे ब्राह्मण्स। ये दोनों जो थे कदम्बा मयूरेश्वरमन और गुर्जारा प्रतिहारा, जो राजस्थान मेनली इन द राजस्थान का जो रूलर था हरिश्चंद्र, ये जो है पहले ब्राह्मण्स थे, वे ब्राह्मण कास्ट के आते थे, लेकिन इन लोगों ने जो इनको अपने जो कास्ट था ब्राह्मणिज्म को छोड़कर gave up their traditional profession। इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्या था? पूजा पाठ करना, अर्चना करना। इनको छोड़कर चुप आर्म्स, मतलब वे क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। तो इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान, इस प्रकार की क्रिया जो है हमारे भारत में हुआ है। कास्ट को उन्होंने बदला है, कास्ट को चेंज करते हुए बहुत सारे किंग्स जो है इंडिया में हमारे सब कॉन्टिनेंट में बने हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स अभी बहुत सारे देखने को मिलेगा। एंड एस्टैब्लिश द किंगडम इन कर्नाटका, और इन लोगों ने जो कदम्बा मयूरेश्वरमन जो बने थे, वे कहाँ पे अपना राज्य बनाए, किंगडम बनाए? कर्नाटका में एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। और ये हरिश्चंद्र थे, गुर्जारा प्रतिहारा जो किंगडम था वहाँ के राजा के रूप में वे उभर कर आए थे। तो इनसे हमें पता चलता है कि उस समय कास्ट को चेंज किया जाता था, कास्ट में बदलाव आता था, अपने हिसाब से जैसे वो शक्तिशाली बन जाते थे वो कास्ट में बदल देते थे। और कुछ जो मेनली जो राजा थे, जो समंतास थे, वो विभिन्न
वर्गों से आते थे, विभिन्न कास्ट के होते थे, कोई ब्राह्मण होता था, कोई वैश्य ग्रुप के, ट्रेडर ग्रुप के होते थे। लेकिन जैसे ही उनके पास में पावर्स आ जाता था, वेल्थ आ जाता था, तब वे क्या करते थे कि वे खुद को राजा घोषित करते थे। और उस समय ऐसा माना जाता था कि क्षत्रिय जो ही राजा बनेगा। तो वे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए या कभी कभी ना करते हुए जो है अपने आप को स्वयं जो है क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता था। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है हमें इस पीरियड में, इस मिडिवल पीरियड में आपको देखने को मिलता। स्टूडेंट्स, जैसे ही यह समानता या जो उनके सबॉर्डिनेट होते थे, वे जब किंग बन जाते थे तो उनके अंदर में एक नई भावना आती थी। वे अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स जो है डेवलप करते थे। वे कहते थे मुझे क्या बोलकर बुलाया जाए, या तो उन्हें कहा जाता था महाराजा या अधिराजा या त्रिभुवन चक्रवर्ती। मतलब या तो वे महाराजा है, राजाओं का राजा है, अधिराज है, सब जगह वो अधिकार लेने वाला अधिकारी है, और यह त्रिभुवन, तीनों लोगों में, ऐसे हिंदू धर्म में 3 लोग माना जाता है। इन तीनों लोगों का जो मेन राजा है, जिस शासन कर रहा है, वो उन्हें अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोगों का विजेता, ये अपने आप को टाइटल दिया जाता था कि उन्हें किंग के अलावा किस तरह से उन्हें बुलाया जाता था। और वे उनसे खुश होते थे कि उन्हें महाराज कहे या अधिराज करे या त्रिभुवन चक्रवर्ती के नाम से दिया जाता था। और हाउ दे एडमिनिस्ट्रेट देयर एरिया, किस प्रकार से वो अपना शासन व्यवस्था करवाते थे। द सेम वे दे शेयर पावर विद देयर समंतास, peasants, traders and brahmins। वे अपने जो अधिकार था वो इन लोगों के में बांटा हुआ था, क्योंकि अकेला शासन एक एरिया खड़ा होकर चारों तरफ का देखभाल करना असंभव सी बात थी। क्योंकि आप जानते थे आज की तरह जैसे ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वैसा कुछ भी नहीं था। तो दूर दराज के एरियाज के बारे में जो है उन्हें अधिक जानकारी नहीं मिल पाती थी। वे धीरे धीरे दूसरे राज्यों से अधिकार में ले लेते थे। तो इस वजह से जो है वो अपने अपने जो अधिकारी या अपने ही फैमिली के मेंबर रहते थे या सामंत जो रहते थे, उस एरिया के जो लैंडलॉर्ड होते थे उनको संभालने के लिए उस एरिया को दे दिया जाता था। बदली में जो है उन्हें टैक्स के रूप में पहुंचाना पड़ता था। तो ये व्यवस्था थी वहां पर। सो द सेम वे दे शेयर्ड पावर विद देयर समंतास, peasants, traders and brahmins। उन्हें अपने अधिकारों को इनके बीच में, समंतास के बीच में, या peasants बड़े बड़े जो किसान होते थे, व्यापारी होते थे, या ब्राह्मण्स को बांट कर रखे हुए थे। किस लिए? फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो है अच्छी प्रकार से शासन व्यवस्था चले। मतलब जिस तरह से डिसेंट्रलाइज करके हम लोग करते हैं ना पावर को, जो फेडरल सिस्टम आज के पॉलिटिकल साइंस में जिस प्रकार से फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम ना होकर कि अधिकारों को बांट कर करना। हमारे में पंचायत को अपना अधिकार दिया जाता है, उसके बाद में राज्य का अधिकार होता है, सेंट्रल रहता है। सेंट्रल पावर जो है चारों तरफ के पूरे कश्मीर से लेके केरला को संभालना आसान बात नहीं है। ये कई डाइवर्सिटीज में बैठा हुआ है, कई तरह का फिजिकल बैरियर से सब कुछ है। तो उस कंसर्न एरिया के लिए एक पर्टिकुलरली जो शासन व्यवस्था होती है, तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज करके जो है इन लोगों की शासन व्यवस्था चलती थी। यही शासन व्यवस्था पहले से ही हमारे ड्यूरिंग दैट मिडिवल पीरियड, तब से जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, यही लोग पावरफुल बन जाते थे और उस एरिया और उसके आसपास के एरिया को घेरकर वे वहाँ के राजा बन जाते थे। ये वहाँ की सिस्टम होती थी। अब राजा के पास में रिसोर्स कैसे आए, उनके पास में धन कैसे आए, इसकी भी व्यवस्था थी। द सेम वे जो आजकल हमारे साथ में होता है। रिसोर्सेस वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिशियंस। सारे रिसोर्स जो संसाधन होता है, जो धन संपत्ति, सब कैसे एकत्रित किया जाता था? ऑब्टेन्ड बाय द पेजेंट्स, किसानों से, कैटल कीपर्स से और आर्टिशियन से। जो भी उनके पास में वो लोग जो है पेजेंट्स का, किसान को जो है अपना अनाज होता था, कैटल कीपर्स का जो कैटल्स को, जो गाय और उनको देखभाल करते थे उनका, और आर्टिशियंस का जो उनके वर्क होते थे। एंड दे वर कंपल्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ what they produce as a tax, sometimes claimed as rent। उनको कंपल किया जाता था कि आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका एक पार्ट जो है वो कहाँ पहुँचाया जाए? राजा तक पहुँचाया जाए। क्योंकि अगर किसी भी राजा को अपना डेवलपमेंट एक्टिविटी करना है और आगे बढ़ाना है, उनको आरबी को देना है,
सोल्जर्स को पैसा देना होता है, अपने चारों तरफ का डेवलपमेंट है, उनका फोर्ट बनाना होता है, कई तरह के अपने महल का पूरा साज सज्जा करनी होती है, वर्क टेम्पल्स बनाना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराना होता है, सबके लिए राजस्व या पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस पैसे को पाने का तरीका क्या था? दे टेक इट फ्रॉम द peasants, artisans and the cattle keepers and other, जो भी समाज में काम करने वाले रहते उनका कार्य का जो है जो भी रहेगा उनको कंपल किया जाता। तो 1 part given to that king, उसका 1 part का जो भी प्रॉफिट मिलता था उसका 1 part किसको दिया जाना चाहिए? वो लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे जमा होता था और वो लैंडलॉर्ड्स उसको गिफ्ट के तौर पे कहाँ पे दिए देते थे? किंग्स के देते। और किंग्स इसको किस प्रकार से थे? द रिसोर्सेज वेर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। किंग्स के इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इस रिसोर्सेज का यूज किया जाता था, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेम्पल्स एंड द फोर्ट्स। मैंने आपको पहले भी कहा था जितने भी कंस्ट्रक्शंस वर्क करने जाते हैं, राजा तो अकेला काम नहीं करता है, उनके पास धन संपत्ति आएगा कैसा है? धन संपत्ति वो अपने ही प्रजा से प्राप्त करते थे। सेम वे जिस प्रकार से हम टैक्स बांधते हैं ना, हम अपने अगर गवर्नमेंट चल रही होती है उनको जो हमारे रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू जो है हमारे हम लोगों के द्वारा जिस प्रकार से हम टैक्स बांधते हैं और उसके थ्रू ही एक देश का डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है, उसी प्रकार से उस समय में भी ड्यूरिंग दैट पीरियड they obtain from the sources, the resources from their own people. Okay students, आपको समझ में आ रहा हो ना? So they were also used to fight wars. इन धन का प्रयोग जो है वे जो है लड़ाई के समय में सोल्जर्स को उनको सामान पहुंचाता, उनको हर चीज़ उनको जो है अपना हथियार बनाना हो, कोई भी काम करना हो, क्योंकि बिना पैसे के बिना को उस जमाने में भी सब धन की आवश्यकता होती थी। सो दे वे टेकन फ्रॉम दिस पीपल्स एज ए टैक्स, उसको टैक्स के रूप में या तो रेंट के रूप में जो है उसको माना जाता था, विच वर टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड ए वेल्थ। और इसको जो है धन के रूप में, ये जो धन है इसी का डेवलपमेंट एक्टिविटीज में प्रयोग किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, टैक्सेस के बारे में हमारे इसमें एक एग्जाम्पल्स दिया है, 400 टैक्सेस, 400 प्रकार के टैक्सेस दिया जाता है। तो आपको जैसे मालूम है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज वेरी एसेंशियल टू रन ए एम्पायर। किसी भी शासन व्यवस्था में चलाना है तो हमें जो है टैक्सेस को लेना होगा, क्योंकि टैक्सेस के थ्रू ही जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज किसी भी प्रकार का जो है गवर्नमेंट को चलाना होता है। सो ये हमारे मिडिवल पीरियड में जो डिफरेंट पार्ट्स में जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन चला था तो वो थ्रू द टैक्सेस ही था। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो थोड़ा डिफरेंट है जो बताने जा रही हूँ। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास वाज रूल्ड इन तमिलनाडु प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ दिस। आपको इस 400 टैक्स का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मिलेगा। हमें कहाँ से एविडेंस मिला है? इन द इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी दीवार पर या स्टोन पर जब किसी भी को चीज को लिखा जाता है, दैट वाज कॉल्ड एज ए इंस्क्रिप्शंस। तो द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास, इस प्रकार जो चोलास मेनली दे रूल्ड इन द तमिलनाडु, तब जो सदर्न पार्ट में तो चोल, चेर, पांड्य, इन 3 डायनासिटी बहुत ज़्यादा जो है उस समय फेमस था, बहुत ज़्यादा जो है रूल्ड ओवर द मेनली इन द सदर्न पार्ट। उसमें तो चोलास थे, चोलास मेनली रूल्ड इन द तमिलनाडु एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। यहाँ वहाँ पर जो है उस वहाँ के जो एविडेंस मिला है, इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है? प्रोवाइड एविडेंस किसके बारे में? टैक्सेस को कलेक्शन करने के बारे में। यूज्ड मोर देन 400 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स, 400 प्रकार के जो है टैक्स वहाँ पर जो है लिया जाता था। तो उसका कुछ सिंपल एग्जांपल्स है। वट्टी जो आज भी तमिल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, वहाँ पर लेबर को टैक्स के रूप में लेबर को लिया जाता, तो फोर्सली लिया जाता था और जो काम कराने के लिए, तो उसको उन्हें जो है उस तरह के जो टैक्स थे उसे वट्टी कहते थे। कड़मा का मतलब है लैंड रेवेन्यू, लैंड के जमीन के लिए जिस प्रकार का टैक्स लिया जाता था उसको कड़मा बोलते थे। इस प्रकार से एक सिंपल एग्जांपल्स आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह का हर एक का एक वर्ड्स होता था और ये 400 प्रकार का होता था। और इस तरह से जो है चोलास जो है हर एक तरह का, इवन आप देखिए टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन टैचिंग हाउसेस, जो हाउस होता था उसको उसके ऊपर के छत को जब आप नया छत डालेंगे, आपको मेनली पता है मिडिवल पीरियड लीफ के मेनली वहाँ पे बनाए जाते थे, या तो फिर
दीवार, उनको जो छत को जो है बदलना पड़ता था, साल 2 साल के बाद भी छत बदलते थे। जब भी नए छत डालते थे उस समय भी उन्हें जो है टैक्स के रूप में जो है राजा को देना पड़ता था। अगर टैक्स हो सकता है वन सिंगल है तो उसके लिए अलग पैसे, और डबल स्टोरेड हुआ तो उसके लिए जो है पैसे ज़्यादा दिया जाता। तो इस प्रकार से जो है हर एक चीज़ के लिए वो टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड यूजिंग लैडर्स टू क्लाइंब ट्रीज, अगर आपने मतलब आप एक अलग प्रकार का आप सोचिए, अगर आपने ट्रीज पे चढ़ने के लिए अगर आपने लैडर का, सीढ़ी का प्रयोग किया तो उसके लिए भी आपको टैक्स बांधना पड़ता था। डायरेक्ट चढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने लैडर्स का यूज करा तो यानी कि उस समय लैडर्स का प्रयोग किया जाता था। तो लैडर्स को जो है स्पेसिफिक कार्य के लिए या जो वेल्दी लोग होते थे वे मैक्सिमम जो है लैडर्स का यूज करते थे होंगे। तो इस लैडर्स का जब भी प्रयोग करते थे तब भी जो है टैक्स जो है बांधना पड़ता था। एंड दिस इज ऑन द सेसेशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो एक्स्ट्रा जो टैक्स होता था, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉपर्टी सेसेशन, जैसे कि पेरेंट्स का जो हो जाते, पिता का जब पुत्र को जो है जमीन को, प्रॉपर्टी को बांटा जाता था, जब उसके नए नाम से उस प्रॉपर्टी को लिया जाता था उस समय में जो होता है उस पर्टिकुलर फैमिली को जो होता है वो टैक्स बांधना पड़ता था। तो आप देखिए सिंपल से सिंपल चीज के लिए भी जो है लोगों को टैक्स देना पड़ता था। यानी टैक्स का सिस्टम आज का नहीं है। ये टैक्स जो है आप देखिए चोलास, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोलास, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, यानी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन बिटवीन द 7000 टू 12 के बीच के जो पीरियड है, इस पीरियड में भी आपको टैक्स को बांधना पड़ता था। तो आप सोचिए कि उस समय, उस काल में भी लोग जो है अपने रेवेन्यू, जो राजा महाराजा थे, अपने रेवेन्यू किस प्रकार से प्राप्त करते थे? बाय टेकिंग द टैक्स फॉर्म। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मेनली एट दैट टाइम दे वर टेकिंग द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, द कॉमन पीपल। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को न्यू एमर्जेंस किंगडम्स, नए नए जो किंगडम्स का एमर्ज जो हुआ उनके बारे में बताया, एंड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वे, किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाए थे इसके बारे में बताए। यह मैं अपने फर्स्ट पार्ट में जो है आपको इसके बारे में बताई हूँ, द चोलास एम्पायर के बारे में, और उसके आगे के जो है इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। दोस्तों पार्ट 1 में आपको जो है मैंने जितना बताया है, जो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होम असाइनमेंट्स। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं हमेशा होम असाइनमेंट देती हूँ। होम असाइनमेंट को आप जब करेंगे तभी आपको इस लेसन को जो है ठीक प्रकार से समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैच कर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, पालास एंड चोलास। और गुर्जारा प्रतिहारा के सामने में होगा वेस्टर्न डेक्कन, सेकंड में होगा बंगाल, थर्ड गुजरात एंड राजस्थान, एंड फोर्थ वन इज तमिलनाडु। ये इनकरेक्ट है, आपको इसको मैच करके बताना है किस डायनासिटी जो है किस राज्य के साथ में जुड़ा। ये मैंने आपको मैप में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैप। ऑन द मैप ऑन इंडिया जो है पॉलिटिकल मैप हो या आउटलाइन मैप, लोकेट द गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पालास, चोलास एंड चामास। ठीक है बच्चों, आपको मैप में जो है इन जगहों को जो है अंकित करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं इसके साथ ही जो है इस सेकेंड लेसन जो हमारे हिस्ट्री का है, इस लेसन को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर पर सुरक्षित रहेंगे और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।